हियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए अब यहां कह रहा है कि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल अगर मान के चलिए लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन हम लोग उस समीकरण को कहते हैं जिसमें वेरिएबल का जो पावर होता है वह 1 होता है। अगर वेरिएबल की पावर 1 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। यानी अगर हमारे पास जो वेरिएबल रहेगा, अगर उस वेरिएबल का मान 1 है, वेरिएबल की पावर 1 रहेगा, तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। क्योंकि देखिए कहा कि 2 वेरिएबल और इसमें 2 वेरिएबल रहेगा। कितने वेरिएबल रहेगा? 2 वेरिएबल रहेगा और उसका जो पावर है वह 1 रहेगा। अगर मान के चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पेयर मतलब होता है जोड़ा, यानी 2। कितना रहेगा? 2। तो वही कह रहा है, हम लोग पढ़ेंगे आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पेयर का मतलब होता है डबल, कितना नहीं, जोड़ा में रहना चाहिए। कितना में? जोड़ा में। और वेरिएबल, कितना वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, यानी 2 ऐसी मान है जो बदलते रहेगा। और लीनियर का मतलब होता है कि उस पे जो वेरिएबल रहता है उस पर पावर 1, उस पे पावर कितना रहना है? 1। अगर पावर 1 है, यानी वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर। अगर 2 वेरिएबल है तो उसको बोलेंगे 2 वेरिएबल। और अगर इक्वल की साइन आ गया तो उसको बोलेंगे समीकरण। क्या बोलेंगे? समीकरण। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। आप देखिए ये जो हुआ, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का रूप है। क्या है? रूप है। यानी ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां पर जो है a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी a b और c ये क्या है? वास्तविक संख्या। एंड a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड और b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a भी 0 के बराबर नहीं होगा और b भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? देखिए अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो इस मान को ये 0 कर देगा। क्या कर देगा? 0। जब मान के चलिए यही मान अगर 0 हो जाएगा तो तब वेरिएबल कितना बच रहा है? 1। जबकि हमको इसमें पढ़ना है कि 2 वेरिएबल। कितना पढ़ना है? 2 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी वेरिएबल कितना रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए। अगर यहाँ पर हम 0 रख देते हैं तो यहाँ ये इस पद को, इस टर्म को 0 कर देगा, तो यहाँ पर हमको बच जाएगा एक ही वेरिएबल। अगर मान के चलिए यहाँ पर हम b बराबर 0 रख देते थे, पूरा की पूरा मान को कर देगा 0, यहाँ पर भी बच जाएगा एक ही। क्या बच जाएगा? यानी एक वेरिएबल बच जाएगा। इसीलिए ना एक 0 के बराबर रहना चाहिए, ना b भी 0 के बराबर रहना चाहिए। a b एंड c रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो जो x का कोफिशिएंट a है, b का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट b है, c क्या है? कांस्टेंट टर्म। c है कांस्टेंट टर्म। आप देखिए तो कह रहा कि ये जो मान के चलिए x प्लस y बराबर 2, ये हो गया यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आप देखिए ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण। कितने चर वाले हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अगर मान के चलिए हमको इसमें, इस समीकरण में हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसका जो है कितने हल होगा। जो एक चर वाले, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, अगर उसमें हमको ये पूछा जा रहा है कि इसका कितने हल होगा, तो हल का मतलब ये होता है इसका लेफ्ट साइड और राइट, इसका कितना वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाइड कर देगा। सॉल्यूशन, इसका कितने सॉल्यूशन होगा। अगर हमसे ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी
सॉल्यूशन, इसके कितने हल होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशन, इसके कितने हल होंगे, दो चर वाले रेखिक समीकरण का कितने हल होंगे। अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि दो चर वाले जो रेखिक समीकरण है उसका कितने हल होंगे, हल का मतलब ये हुआ कि x और y का एक ऐसा मान लेंगे जो कि इसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। यानी LHS बराबर अगर RHS हो रहा है तो उसी को कौन कहेंगे, उसका हल कहेंगे। क्या कहेंगे, हल। यानी इस समीकरण को यानी लेफ्ट साइड में x और y का कोई ऐसा मान रखेंगे जो कुछ करेगा, राइट साइड के बराबर हो जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हल। यानी वही करा कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का कितने हल होंगे। ये दो चर वाले रेखिक समीकरण का जो होता है इन्फिनाइट हल होता है। कितना होता है, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइट मेनी अनंत हल होता है। कितना होता है, अनंत हल होता है। तो चूंकि देखिए यहाँ पर x बराबर अगर हम x की जगह 0 रख देते हैं, y की जगह 2 लेते हैं, तब भी इस समीकरण को सेटिस्फाई करा। x की जगह 2 रखिए, वो x की जगह 0 रखिए, y की जगह 2 रखते हैं। जब हम x की जगह 0 रखते हैं, y की जगह 2 रखते हैं, तो ये RHS के बराबर आ जाती है। इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हम मान के चलिए ये भी मान सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम x की जगह 2 रख देते हैं, y के 0 जगह 2 रख देते हैं, x की जगह 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 2, जो कौन जी कर रहा है, समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी हो जाएगा। अगर मान के चलिए हम x की जगह 1 रख रहे हैं, y का वैल्यू 1 मिले, y का भी वैल्यू 1 रहे। देखिए x की जगह 1 प्लस है तो प्लस, y की जगह भी 1 रखते हैं, तो ये भी मान इस समीकरण को कौन जी कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसके हम बहुत सारे वैल्यू रख सकते हैं। मान चलिए हम x की जगह 100 ले लें, x की जगह 100 ले लें और y की जगह -98 ले लें। क्या ले रहे हैं, -98 ले रहे। तो फिर x की जगह आप रखिए 100 और y की जगह आप रखिए -98। जब ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2, जो कि RHS के बराबर है। इसका सॉल्यूशन का मतलब, हल का मतलब ये हो गया कि आप x और y का ऐसा मान लीजिए कि पूरे उस समीकरण को क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे। यानी LHS RHS के बराबर अगर हो रहा है तब बोलेंगे वह उसका क्या कहलाता है, हल कहलाता है। और दो चर वाले रेखिक समीकरण का इसके हम कितने बहुत सारे इसका क्या कर सकते हैं, हम हल निकाल सकते हैं, जो कि इस समीकरण को कौन कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। इन LHS और RHS के अगर बराबर आ रहा है वो समीकरण को क्या करा, सेटिस्फाई कर रहा है। वही करा तो x और y का ऐसा वैल्यू ले लेंगे, x और y का ऐसा वैल्यू लेंगे जो कि RHS के बराबर आ जाए। इसी को कहते हैं समीकरण का हल। यानी समीकरण का हल का मतलब ये हो गया कि RHS और RHS और LHS अगर बराबर हो रहा है तो कौन हो जाएगा, उस समीकरण की मान x और y का कुछ ऐसा वैल्यू लेंगे जो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसी को बोलते हैं समीकरण का हल। आप देखिए इसमें हम कितने भी ले सकते हैं, बहुत सारे मान लिख सकते हैं। मान के चलिए हम x की जगह 50 ले लेंगे, y की जगह -48 भी ले सकते हैं। इसका कितनी बहुत सारे इसका हम कुछ सकते हैं, हल ले सकते हैं। इसीलिए अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का कितने हल होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशन, उसका कितने हल होंगे, तो हम लोग ये कहेंगे कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का अनंत हल होगा। कितने हल होगा, अनंत। जिसे देखिए x की जगह हम बहुत सारे मान ले सकते हैं, y की जगह बहुत सारे मान ले सकते हैं, जो इस इक्वेशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाइड कर देगा, यानी संतुष्ट कर देगा। x और y का आप ऐसा मान लीजिए जो कि RHS के बराबर आ जाए। क्या हो जाए, RHS के बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग ये कहते हैं कि ये समीकरण को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी संतुष्ट कर। इसका बहुत सारे मान होगा, क्या होगा, इसके बहुत सारे मान होगा जो कि इस समीकरण को सेटिस्फाई कर देगा। इसीलिए इसका जो है इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। कितना होगा, अनंत हल होगा। इसका कितना हल होगा, अनंत हल होगा। यानी अगर हमसे ये पूछा जाता है
कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का कितने हल होंगे, हम लोग कह सकते हैं कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का अनंत हल होगा। कितने हल होगा? अनंत हल होगा, जो कि यहाँ पर आप इसको इस मान को लेकर के देख सकते हैं कि इसका कितने हल हो सकता है। यानी हल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि उसका जो x और y का ऐसा मान लेंगे जो कि समीकरण को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, यानी LHS बराबर RHS हो। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये देखिए उसका रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये जो है ये इसका क्या है, रूप है, यानी इसका जनरल फॉर्म है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका क्या है, जनरल रूप है। आप देखिए चूंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, युग्म का मतलब जोड़ा, यानी पेयर, क्या है, पेयर। तो ये भी है दो चर वाले, ये देखिए ये भी है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और ये भी है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक एक दो, यानी इसका कौन हो गया, जोड़ा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि करा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। एक ये हो गया, ये हो गया, कितना हो गया, दो हो गया। अब जैसे देखिए एक हम लिखे यहाँ पर x प्लस वन, एक्स प्लस वाई बराबर 1, एक समीकरण ये हो गया। इसमें भी वेरिएबल देखिए, ये x यहाँ पर है, ये y यहाँ पर है, तो टू वेरिएबल, और इसका पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1। ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये भी देखिए यहाँ पर भी x, यहाँ पर y, ये भी हो गया दो चर, पावर कितना है 1, ये भी हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, पेयर, क्या, या सिस्टम इसको हम बोल सकते हैं, सिस्टम भी बोल सकते हैं, पेयर भी बोल सकते हैं, और जोड़ा भी बोल सकते हैं, यानी युग्म भी बोल सकते हैं। आप देखिए करा कि इसका चूंकि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को वहां पर देखें, अब यहाँ पर है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। वहां पर एक पढ़े थे, यहाँ पर हम लोग कितने के बारे में पढ़ रहे हैं, दो के बारे में। तो आप देखिए इसका कितना सॉल्यूशन होगा, जबकि वहां पर हम जो पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसका अनंत हल था। एक समीकरण कितना था, एक समीकरण एक था, तो उसका कितने हल होता था, अनंत हल होता था। कितने हल होता था, अनंत हल होता था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, युग्म मतलब जोड़ा के बारे में। तो इसका देखिए इसका कितने हल होगा, जैसे मान के चलिए इसका कहेगा, अगर हमसे ये पूछेगा इसका सॉल्यूशन, क्या कहेगा, सॉल्यूशन यानी हल। सॉल्यूशन का मतलब हल, इसका कितने हल हो। अब वहां पर भी हम लोग बोले थे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वेरिएबल की ऐसी मान जो दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। यानी एक्स और वाई का ऐसा मान लेंगे, एक्स और वाई का ऐसा मान लेंगे जो इस समीकरण को भी सेटिस्फाई कर दे और इस समीकरण को भी सेटिस्फाई कर दे। यानी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक्स और वाई का, यानी वेरिएबल का आप ऐसा मान ले लीजिए जो समीकरण क्वेश्चन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, यानी संतुष्ट कर दे। क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। वही चीज है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका कितने हल होगा, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कितने हल होगा। क्योंकि वहां पर हम लोग पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे, वहां पर सिंगल समीकरण था। यहाँ पे कितना है, डबल है। कितना है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी पेयर। कह रहा है कि x और y का एक ऐसी मान लेंगे, कोई ऐसा मान लेंगे जो दोनों के दोनों समीकरण को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, यानी संतुष्ट कर दे। वही कह रहा है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का मतलब होता है वेरिएबल की ऐसी मान जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। एक्स और वाई का ऐसा मान लेंगे जो दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, उसी को बोलते हैं हल। आप पढ़ेंगे हम लोग तो इसका कितने हल होगा, एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अनंत हल होगा, इसके बारे में अब हम लोग इसको देखेंगे। देखिए अब हम लोग को है जनरल फॉर्म, क्या है, यानी
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जनरल फॉर्म। इसको हम लोग पेयर भी बोल सकते हैं या सिमुलटेनियस भी बोलते हैं या सिस्टम। आप पेयर बोलिए या सिमुलटेनियस बोलिए या सिस्टम बोलिए। क्या बोलिए? सिस्टम बोलिए। इन सब का मतलब सेम ही होता है। पेयर बोलिए या सिमुलटेशन बोलिए या सिस्टम बोलिए, यानी ये सब एक, इस सब का मतलब एक ही होता है। अब देखिए ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। कितना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। कितना है? तो दो है। तो यहाँ पे देखिए इसका जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये इसका जनरल फॉर्म होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये कौन सी होता है? एक जनरल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखिए अब मान चलिए हम एग्जाम्पल में लिए, एक समीकरण ये ले लिए, एक समीकरण ये ले लिए, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितना युग्म हो गया? दो युग्म हो गया। अब यहां से हम लोग a1 निकालेंगे, b1 और c1। पहले a1 b1 c1 निकालने के लिए हम लोग सीखते हैं a2 b2 और c2, a2 b2 c2। अब देखिए यहां से हम लोगों को अगर निकालने के लिए कहा जाएगा a1 निकालिए, a2 निकालिए, b1 निकालिए, b2 निकालिए, c1 निकालिए और c2 निकालिए। अब देखिए a1 जो होता है, a1 जो यहाँ पर वेरिएबल रहता है x का कोफिशिएंट होता है, और b1 जो होता है यहाँ पर जो वेरिएबल रहता है y का कोफिशिएंट रहता है, और c1 जो होता है वो कांस्टेंट टर्म जो होता है। c1 क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ से देखिए अगर हमको a1 कहेगा तो 4, b1 कहेगा तो 5, c1 कहेगा तो 3, कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए a2 b2 c2। अब देखिए ये दूसरा समीकरण को देखेंगे, किसको देखेंगे? दूसरा समीकरण को। यहां से देखिए a2 x का कोफिशिएंट 2, b2 y का कोफिशिएंट 4, c2 कांस्टेंट टर्म क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म। यहां से हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालने के लिए सीखे। यानी ये दो चर वाला रैखिक समीकरण, एक ये हो गया, एक हो गया। क्योंकि इसका पेयर बन गया इसलिए हम इसको बोलते हैं पेयर बोलिए, सिस्टम बोलिए या सिमुलटेनियस बोल सकते हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। तो एक दो चर वाला समीकरण ये लिए और ये दो चर वाला रैखिक समीकरण ये लिए, दोनों का कौन सा हो जाएगा? यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म हो गया। यहाँ से हम लोग a1 b1 और c1 निकाले, यहाँ से हम लोग a2 b2 और c2 निकाले। पहले वाला x का कोफिशिएंट a1 का लाया, y का कोफिशिएंट b1 का लाया और कांस्टेंट टर्म वाला c1 का लाया दूसरा समीकरण में। दूसरा में हम देखे a2 x का कोफिशिएंट, b2 y का कोफिशिएंट और c2 कौन सा हो गया? कांस्टेंट टर्म। अब देखिए यहाँ से हम लोग a1 b1 निकालें। सबसे पहले देखिए इसको स्टैंडर्ड रूप में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको क्या करेंगे? लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे, सभी को इधर ले लेना है। सब क्या करना है? राइट तरफ, लेफ्ट तरफ लेकर के उधर 0 के बराबर। इसको इस साइड ना तो माइनस, यहाँ भी हो गया माइनस, कितना हो गया? 0। अब इसको यहाँ पे देखिए x वाला टर्म को लिखिए तो 2x प्लस 10y प्लस 4 बराबर 0। ये इसका कौन सी हो गया? यानी इस रूप में लिखा हुआ था तो इसको हम इसका कौन सी करते? स्टैंडर्ड रूप में लिख लिए। स्टैंडर्ड रूप में लिखने के बाद हम यहाँ से a1 b1 c1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? c1। देखिए a1 जो होता है वो पहला समीकरण को देखिए, a1 जो होता है x का कोफिशिएंट, यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट कितना है? 4, तो यहाँ पे लिखिए 4। b1 जो होता है y का कोफिशिएंट होता है कितना? -2, तो -2 लिखिए। c1 जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म कितना है? -3 है, तो -3 को लिखिए। अब देखिए अब लिखना है a2 b2 और c2। तो दूसरा वाला समीकरण को देखिए, इस वाला को। तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 10, c का कोफिशिएंट कितना? 4। यहाँ से हम लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालने के लिए क्या कर दिए? सीख हैं। अब देखिए यहाँ पे चूंकि था दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म था, यानी पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। आप देखिए यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें क्या है? जोड़ा है। क्या है? इसका जोड़ा है। और इसका ये कौन सा होता है? जनरल रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये इसका जनरल रूप होता है। इसमें हम लोग
एक समीकरण ये लिए और एक समीकरण ये लिए, इसका कुंज हो गया, इसका पेयर हो गया, यानी जोड़ा हो गया, युग्म हो गया। यहाँ से हम लोग A1 B1 C1 निकालने के लिए सीखे, A2 B2 C2 निकालने के लिए सीखे। अगर कोई दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म अगर दिया है तो उसको सबसे पहले क्या कीजिए, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर उसको 0 कर दीजिए। उसके बाद A2 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0 कर दीजिए। वहां से A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लीजिए। क्या करेंगे, निकाल। यहाँ पर हम लोग क्या किए, A1 B1 C1 A2 B2 और C2 निकालने के लिए क्या किए, सीखे। अब देखिए इस चीज का देखेंगे, इसका कितने हल होता है, इस चीज को अब हम लोग देखेंगे। अब देखिए दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके कितने हल होंगे, इसके ग्राफ को देखेंगे और इसके कंसिस्टेंट को देखें यानी संगत को। इसमें 3 केस बनता है। कितने केस बनता है, 3 केस बनता है। जिसमें देखिए अगर A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। अगर इस A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है तो इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक हल। कितना हल होगा, एक हल। इसको बोलते हैं या तो अद्वितीय हल। इसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल। अगर A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 के इक्वल नहीं है यानी बराबर नहीं है, इसका एक हल होगा यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। कितने हल होगा, एक हल होगा। यानी अद्वितीय, इसी को अद्वितीय आप बोल सकते हैं, एक हल बोल सकते हैं और यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं होगा, इसका एक हल होगा। कितने हल होगा, एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा, यानी यूनिक हल होगा। क्या होगा, यूनिक हल होगा। अगर इसमें देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, क्या हो गया, अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, अगर ये तीनों मान बराबर हो गए, क्या हो गया, तीनों मान अगर बराबर हो गए, यानी A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2, क्या हो गया, C1। तो इसका अगर हमसे हल पूछ देगा इस कंडीशन में, तो इसका इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका कौन हो जाएगा, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, मैनी सॉल्यूशन, यानी इसका अनंत, क्या हो जाएगा, अनंत हल होगा। कितने हल होगा, अनंत हल होगा, इसका अनंत हल होगा। अगर हम A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, अगर ये तीनों बराबर आ रहा है, इसका जो है इन्फिनिट होगा, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। इसका अनंत हल होगा। कितने हल होगा, अनंत हल होगा। अब तीसरा कंडीशन को देखिए, अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, डज नॉट इक्वल C1 बटा C2, अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 की, क्या है, C1 बटा C2 से, इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नहीं, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। अब देखिए
अगर इस कंडीशन में अगर इसका हम लोग ग्राफ खींचें तो इसका ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन में होगा, ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। और इसका ग्राफ जो है एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग करेगी, इंटरसेक्टिंग करेगी, यानी इसका जो ग्राफ होगा वो क्या करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, तब अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे, आलेख खींचेंगे, तो इसका आलेख जो है वह तो होगा स्ट्रेट लाइन में, क्या होगा, आलेख होगा स्ट्रेट लाइन में, लेकिन कैसा होगा, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, यानी इसका जो ग्राफ है एक दूसरे को कुंज करेगा, काट देगा, एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को काट देगा। आप यहाँ पे देखिए, अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, अगर ये बराबर है c1 बटा c2 के, जब इसका हम लोग ग्राफ खींचने के लिए जाएंगे, जब इसका ग्राफ, इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में, इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसका ग्राफ जो होगा कैसा होगा, इसका ग्राफ, जब इसका ग्राफ हम लोग खींचने के लिए जाएंगे वो संपाती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। फिर इसी लाइन पर एक ग्राफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि हम आगे बढ़ा रहे हैं, एक को देखने के लिए एक दिखाई नहीं देगा, जो इस लाइन पर हम खींचे ग्राफ, फिर ग्राफ इसी लाइन पर हमको खींचा जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका कोइंसिडेंट लाइन, इसका क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन, क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन, क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन, यानी संपाती, क्या हो जाएगा, संपाती रेखाएं, यानी संपाती रेखाएं, कैसी रेखाएं हो जाएगी, संपाती रेखाएं हो जाएगी। यानी संपाती का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई लाइन खींचे, फिर वह लाइन उसी लाइन पर खींचा गया, क्या हुआ, अगर कोई लाइन आप खींचे, वह लाइन उसी लाइन पर खींचा जाएगा, तो उसको बोलते हैं संपाती, क्या बोलते हैं, संपाती रेखा, यानी कोइंसिडेंट लाइन, क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन। अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, ये बराबर नहीं है c1 बटा c2, तब अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे, तब जब हम इसका आलेख खींचेंगे, यानी ग्राफ खींचेंगे, तो ये इसका ग्राफ एक दूसरे के समांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, यानी पैरेलल लाइन हो जाएगा, पैरेलल लाइन, क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा, क्योंकि ये इसका क्या था, ग्राफ, क्या है, ग्राफ। अगर मान के चलिए, अगर हमको इसका कहेगा कि कितने सॉल्यूशन होगा, इसका कितने हल होगा, हल का मतलब तो यही हुआ कि वेरिएबल का सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि वेरिएबल का आप ऐसी मान ले लीजिए, यानी जो वेरिएबल रहेगा x और y, जो भी वेरिएबल रहेगा उसका ऐसा मान ले लीजिए जो इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे। तो अगर मान के चलिए, अगर हम a1 बटा a2 ले रहे हैं, वह बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक हल होगा, कितने हल होगा, एक हल होगा, यानी उसी को एक हल बोलिए, उसी को अद्वितीय बोलिए, उसी को यूनिक सॉल्यूशन बोलिए। अगर हम a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 आ रहा है, तब इसका इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, इसका अनंत हल होगा, कितने हल होगा, अनंत हल होगा, इसका अनंत हल होगा। अगर हम a1 बटा a2 ले रहे हैं और b1 बटा b2 ले रहे हैं, ये दोनों इक्वल है क्या, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, तब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा, यानी x और y का कोई भी मान लेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इसलिए इसका कोई भी हल नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन। हाँ, जब इसका हम लोग ग्राफ खींचने के लिए जाएंगे, तो जो यूनिक सॉल्यूशन है इसका, जब हम ग्राफ खींचने के लिए जाएंगे, इसका ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा, क्या कर देगा, इंटरसेक्ट करेगा, यानी प्रतिच्छेद करेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। जब इसका ग्राफ हम लोग खींचने के लिए जाएंगे, अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसका तो अनंत हल होगा, कितने हल होगा, अनंत हल होगा। तो आप अनंत हल होंगे तो कितने हल को हम निकालेंगे, मतलब बहुत सारा इसका हल हो सकता है, उतना हल को हम, इसमें हम लोगों को मेन करके पढ़ना है इसके बारे में, किसके बारे में, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है इसके बारे में। अब देखिए, इसका मैनी सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे हल होगा, अनंत हल होगा।
जब इसका हम लोग ग्राफ खींचने के लिए जाएंगे तो इसका ग्राफ संपाती हो जाएगा, एक ग्राफ दूसरे ग्राफ पर ही खींचा जाएगा, यानी कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। कैसा लाइन हो जाएगा? कोइंसिडेंट लाइन होगा, यानी संपाती रेखा ये हो जाएगी। हाँ, जब हम लोग इसका ग्राफ खींचने के लिए जाएंगे तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, जिसमें इसका कोई भी हल नहीं होता है। क्या होता है? कोई भी हल नहीं होता। अब देखिए, अब एक तो होता है कंसिस्टेंट। कौन सा होता है? कंसिस्टेंट, यानी कंसिस्टेंट, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। ये भी हो जाएगा कंसिस्टेंट, ये हो जाएगा अनकन, ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत। क्या होता है? संगत। क्या हो जाएगा? संगत। और इसको बोलते हैं अविरोधी। क्या बोलेंगे? अविरोधी। अविरोधी। क्या बोलेंगे? अविरोधी। ये भी हो जाएगा संगत या अविरोधी। अविरोधी। ये हो जाएगा असंगत, असंगत और विरोधी। क्या हो जाएगा? असंगत या विरोधी। आप देखिए, संगत और असंगत किसको कहते हैं? जिसका सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसका अगर हल होगा तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, यानी संगत। और जिसका हल नहीं होगा, जिसका हल नहीं होगा, यानी जिसका हल नहीं होगा, यानी जो रेखिक युग्म रहता है, दो चर वाले रेखिक समीकरण का जो युग्म रहता है, अगर उसका हल हो जाएगा, हल अगर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, यानी संगत और विरोधी। इसका भी हल हो जाएगा, इसका भी, इसका हल नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं असंगत और विरोधी। इनकंसिस्टेंट, इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इसमें 3 केस बनता था, जिसमें हम लोग ये पढ़े कि अगर दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म दिया रहेगा तो उसका कितने हल होगा। अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक हल होगा। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है तो इसका मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, इसका अनंत हल होगा। अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और ये c1 बटे c2 के बराबर नहीं है तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं होगा। अब जब इसका ग्राफ खींचने के लिए जाएंगे तो इसका ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगा। जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ एक ही लाइन पर आ जाएगा, जिसको संपाती कहेंगे या कोइंसिडेंट बोलेंगे। इसका जब ग्राफ खींचने के लिए जाएंगे तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ये 3 केस उसमें बनता है। हाँ, अब देखिए कंसिस्टेंट, इसका भी कंसिस्टेंट, इसका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो कंसिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि अगर वेरिएबल का वैल्यू लेंगे, अगर वो समीकरण को हल कर रहा है तब उसको क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। अगर समीकरण को हल नहीं कर रहा है तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। कौन सी बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, चूंकि तो आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और जब तक क्वेश्चन को आप सही रूप से नहीं पढ़ते, अगर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं सही रूप से तो उसमें ही आधा सॉल्यूशन छिपा हुआ रहता है। तो किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले उस क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, और अगर वो क्वेश्चन को पढ़ के आप समझ गए तो आधा सॉल्यूशन पढ़ते वक्त ही हो जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों को कहा जा रहा है कि सुधा अपनी सखियों के साथ बाजार गई। सुधा नाम की कोई लड़की है जो अपने सखियों के साथ कहाँ गई? बाजार गई। वे गोलगप्पा और दही बारा खाना चाहती थी। वो जो लड़की थी सुधा, जो अपने सखियों के साथ गई, वह गोलगप्पा और दही बारा खाना चाहती थी। करा कि उनके द्वारा ली गई गोलगप्पों की प्लेटों की संख्या दही बारों की प्लेटों की संख्या की आधी है। यानी उसके द्वारा ली गई, यानी क्या करा? गोलगप्पों की प्लेटों की संख्या, गोलगप्पों का जो प्लेटों की संख्या है वो दही बारों की प्लेटों की संख्या की आधी। क्या है? आधी। पहले पढ़ लेते हैं। तो गोलगप्पे के एक प्लेट की कीमत 10 रुपया तथा दही बारे के
एक प्लेट की कीमत 5 रुपया। कितना रुपया थे? 5 रुपया थे। उसने 60 रुपया खर्च किए। तो इस स्थिति का बीजीय तथा आलेख्य निरूपण करें। देखिए, सुधा नाम की एक लड़की थी जो अपने सहेलियों के साथ बाजार गई और वह दही बड़ा और गोलगप्पे खाना चाहती थी। क्या करना चाहती थी? गोलगप्पा और दही बड़ा खाना चाहती थी। जिसमें हम लोग को उसका कि गोलगप्पों की प्लेटों की संख्या, जो गोलगप्पे की प्लेटों की संख्या है वह दही बड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी है। क्या है? आधी है। सबसे पहले इस चीज को देखिए, हमको प्लेटों की संख्या मालूम नहीं है। इन गोलगप्पों की प्लेटों की संख्या और दही बड़ा की प्लेटों की संख्या को अगर हम मालूम कर लेते, अगर गोलगप्पों की प्लेटों की संख्या और दही बारों की प्लेटों की संख्या को अगर हम मालूम कर लेते, तब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? हल करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे, लिखेंगे कि माना कि गोल गप्पा की प्लेटों की संख्या बराबर x। कितना है? x। तथा दही बड़ा की प्लेटों की संख्या y। अब हमको यानी गोलगप्पे की प्लेटों की संख्या को x मान लिए और दही बड़ा की प्लेटों की संख्या को कितना मान लिए? y मान। क्या कर दिए? y। क्योंकि हमको जब तक प्लेट की संख्या, दोनों की प्लेटों की संख्या मालूम नहीं होगा, तब तक हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। आप देखिए, अब कहा कि गोलगप्पों की प्लेटों की संख्या, तो गोलगप्पों की प्लेटों की संख्या आप प्रश्नानुसार लिखिए। देखिए, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार आप देखिए कह रहा है हमको क्वेश्चन में, तो गोलगप्पों की प्लेटों की संख्या यानी गोलगप्पों की प्लेटों की संख्या x बराबर दही बारों की प्लेटों की संख्या की आधी। ये जो दही बारह की प्लेटों की संख्या कितना माने? 1। तो दही बारह की प्लेटों की संख्या की आधी है, यानी गोलगप्पों की जो प्लेटों की संख्या है वह दही बारह जो है उसकी प्लेटों की संख्या की आधी है। क्या है? आधी है। तो लिख देते, यहां से क्वेश्चन बना लेंगे। इसको अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 0। तो पुनः देखिए, आप कह रहा है कि गोलगप्पे के एक प्लेट की कीमत 10 रुपया। गोलगप्पे के एक प्लेट की कीमत कितना रुपया? 10 रुपया। तो चूंकि हम कितना प्लेट है गोलगप्पों की? x प्लेट। तो कितना हो जाएगा? एक प्लेट का कीमत 10 रुपया। तो x प्लेट का कीमत 10 गुना x, तो 10x कितना हो जाएगा? 10x प्लस। अब देखिए, कह रहा है कि दही बारह के प्लेटों की संख्या 5 रुपया है, यानी दही बड़ा के एक प्लेट की कीमत 5 रुपया। तो कितना प्लेट है? y प्लेट। तो 5y, क्योंकि एक प्लेट का कीमत y रुपया, तो 5 प्लेट का, तो 5 गुना y। ये दोनों को प्लेट की संख्या 5 रुपया थे, उसने 60 रुपया खर्च किए, यानी दही बड़ा, गोलगप्पे और दही बड़ा खाने में कितना रुपया खर्च किए? 60 रुपया। कितना रुपया खर्च किए? 60 रुपया। यहाँ से हमको क्या चलाया? बीजीय व्यंजक चलाया। इसका कौन सा चले? बीजीय चलाया। हमको इक्वेशन यहाँ से मालूम हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसका हम लोगों को क्या करना है? आलेख खींचना, यानी ग्राफ खींचना। देखिए, ग्राफ खींचने के लिए समीकरण 1 को देखते हैं। समीकरण 1 में 2x माइनस y बराबर 0, तो y बराबर कर दीजिए, ये उधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस हट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 2x। इसका सब कम से कम 2 हल ले लीजिए। कितना ले लीजिए? बॉक्स बनाती है, यहाँ पर x का ले लीजिए, वहां पर कम से कम 2 मान लेना है। कितना मान लेना है? 2। अगर देखिए x को हम 0 रखते हैं तो y भी 0, अगर x को 1 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। आप दूसरा समीकरण लीजिए इसमें, तो यहाँ पे क्या कीजिए? तो कॉमन ले लीजिए। इसको क्या करते हैं? पहले कॉमन, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी। तो 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। देखिए, यहाँ पर अगर 5 को क्या कर रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर से 5 निकल जाएगा, इधर गुना हो जाएगा, उधर जाएगा तो भागा। ऐसे देखिए, जैसे यहाँ पर हम 5 कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया 2x प्लस y बराबर 60। कितना हो गया? 60। ये हो गया 2x प्लस y बराबर, इसको इससे भगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। अब इस समीकरण से हम इसका भी 2 हल ले लेते हैं। तो चूंकि हम डायरेक्ट वहां पर लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि y बराबर 12 माइनस 2x। क्या कर दिए? 12 माइनस 2x।
इसका भी बॉक्स बना लीजिए, इसका भी दो वैल्यू को लेकर के एक्स और वाई, क्या करेंगे एक्स और वाई। तो आप मान के चलिए कोई ऐसा वैल्यू लीजिए कि जो कि हमको जो उसका जो आलेख खींचेंगे उसमें कम से कम नंबर आना चाहिए। अगर मान के चलिए हम एक्स बराबर ले लीजिए 4, एक्स अगर 4 ले रहे हैं, एक्स कितना ले रहे हैं 4, ये हो जाएगा 8, इसमें से ये जाएगा तो ये भी हो जाएगा 4, 12 में से 8 जाएगा तो 4। अगर एक्स को आप 5 ले लीजिए, अगर एक्स को आप 5 ले रहे हैं तो वह कितना हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। अब इसका क्या करेंगे हम लोग ग्राफ खींचेंगे, क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ये हो गया एक्स डैश वाई, ये हो गया वाई डैश 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 -6, कितना ले लिए -6। अब देखिए मैक्सिमम कहाँ तक आएगा 5 तक। अब इसमें देखिए इसका पहले ग्राफ आलेख खींच लीजिए, x 0 y 0, क्योंकि यहाँ पर x भी 0 हो जाएगा और y भी 0 हो जाएगा। तब लीजिए x1 y2, x1 y2, देखिए x1 y2 यहाँ पर ले लीजिए, क्या करेंगे हम इसका अगर ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अब इसका ग्राफ खींचिए x4 y4, यहाँ पर x4 y4, इसका जब खींचेंगे तो यहाँ पर x4 y4 कहाँ चलाएगा लमसम में, इधर से भी लेंगे इधर से लेंगे, जहाँ पे कटेगा उस बिंदु को लेना, यहाँ पे हो जाएगा x4 y4। तब x2 x5 y2, x5 y2, x5 y2 लमसम में यहाँ पर है, चूंकि ये ग्राफ पर है इसको आगे बढ़ा दीजिए। इस तरह से जब खींचेंगे इसका आलेख ऐसा होगा, कैसा होगा इसका आलेख ऐसा होगा। ये किसका आलेख है 2x + y बराबर 0, और ये जो है किसका ग्राफ हो गया 10x + 5y + 16 का ग्राफ, ठीक।